नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। साथियों, छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर आदिवासी मुद्दा जो है सबसे सियासी केंद्र में आ गया है। कांग्रेस ने रायपुर में आदिवासी नेताओं की एक बड़ी बैठक कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। कांग्रेस का यह आरोप है कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, जबकि सरकार उनके अधिकारों को कमजोर कर रही है। तो भाई बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि कांग्रेस को आदिवासियों की याद सिर्फ सत्ता से बाहर होने के बाद ही आती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई आदिवासी हित खतरे में है, या फिर यह 2028 की चुनावी तैयारी की जो सियासी शुरुआत है उसी पर महामंथन है। क्या यह लड़ाई आदिवासी अधिकारों की है या फिर वोट बैंक की राजनीति की? करेंगे आज इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं की बड़ी बैठक कर आने वाले दिनों की रणनीति तैयार की। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीतियों से आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। बैठक में हसदेव, वनाधिकार, पेसा कानून, विस्थापन और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सरकार को घेरने के लिए आंदोलन की रूपरेखा और 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है। इस सरकार ने आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को छीनने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार से कैसे बचाना है, जल, जंगल, जमीन को कैसे बचाना है, यह महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुआ। राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किए जो आने वाला समय में इस सरकार के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो किसी वर्ग की चिंता नहीं करती और सत्ता से बाहर होते ही आदिवासी, एससी और ओबीसी की याद आने लगती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है तो सब वर्ग के साथ अन्याय करती है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग के साथ ये अन्याय और अत्याचार इनके राज में होता है। ये करते हैं और सत्ता से बाहर जाते हैं तब इनको याद आती है इस वर्ग की, उस वर्ग की। बहरहाल छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुद्दों को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस इसे आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई बताकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी और वोट बैंक की रणनीति बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आदिवासी समाज के वास्तविक मुद्दों का समाधान कौन करेगा और कौन सिर्फ राजनीति करेगा। आने वाले दिनों में आदिवासी क्षेत्रों में इस सियासी संघर्ष का असर कितना दिखाई देता है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आदिवासी हित या वोट बैंक की राजनीति? देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो है वो अहम फैक्टर है। बताया जाता है कि आदिवासी एक ऐसा समाज है जो चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहता है, यानी कि आदिवासी जिस तरफ चले जाएं सत्ता की चाबी उसके पास आ जाती है। और यही वजह है कि अब आदिवासियों पर सियासत देखने को मिल रही है और दोनों ही दल अपने आप को आदिवासी का हितैषी बता रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। रविंद्र सिंह, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आप लोग ये कमेटी बनाने जा रहे हैं और आदिवासियों को लेकर, और आप ये बता रहे हैं कि भाई आदिवासियों के आप हितैषी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जैसे ही
जो जब आप सत्ता में जब होते हैं तब तो आपको आदिवासियों की याद आती नहीं, लेकिन सत्ता से बाहर होते ही आपको आदिवासी याद आ जाते हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बयान देती है ना, तो उनका जो आदिवासी विरोधी जो चरित्र है पर्दाफाश होता है। ये समस्या 2.5 साल में क्यों उत्पन्न हुई? क्यों आदिवासियों के जल जंगल जमीन को कुछ चंद पूंजीपति उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है? क्यों उनके पेशा कानून के अधिकार, जो ग्राम सभा के जो अधिकार है, उनके फॉरेस्ट राइट है, उनको खत्म किया जा रहा है? क्यों आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी वनवासी बोल के संबोधित कर रही है, उसको अपमान करने का काम कर रही है? क्यों आदिवासियों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है? और अभी आपने देखा होगा प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो गया। जो नक्सली थे उनको आत्मसमर्पण करके अपराध मुक्त कर दिया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने 2.5 साल में 4000 से अधिक लोगों को शक के आधार पर जो जेल में बंद किया है, उन्हें अब तक रिहा क्यों नहीं किया है? 25,000 ऐसे और आदिवासी वर्ग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, नक्सली बताकर, नक्सली मूवमेंट शामिल बताकर उसको रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? और बस्तर सहित हरदेव की जंगल हो, समनार की जंगल हो, बस्तर की जंगल हो, जो आदिवासियों का मूल अधिकार है, क्यों उस अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है? क्यों केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे जंगलों के काटने की अनुमति और खनन की अनुमति दे दी है, जिसका आदिवासी समाज विरोध कर रहा है? और जो जनगणना है, आज देश में जो जनगणना हो रहा है, उसमें आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जिस प्रकार से उनकी रूढ़िवादी परंपरा है, उनके वैवाहिक परंपरा है, उनके पूजन की पद्धति है, वो तो उनके अलग पहचान है। ये RSS और भाजपा पहचान क्यों मिटाना चाहती है? पंचायती राज के जो अधिकार हैं, वो आदिवासी क्षेत्र 5वें सूची में खनन क्यों हो रहा है? ये सारे मुद्दे तो है ना, और इसको खत्म करने वाले कौन लोग हैं? जो आप सरकार में बैठे, चाहे राज्य की सरकार हो। लेकिन मेरा सवाल वही है धनंजय जी, आपने तमाम आरोप लगा दिए भारतीय जनता पार्टी। आप ये मानते हैं, यही तो सवाल है कि बीजेपी यही कह रही कि जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तब आपको आदिवासी याद आते हैं। आप ये मानते हैं जब आप सत्ता में थे तब आदिवासी जो जनाधार था वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं छिटक गया, खिसक गया, नाराजगी थी, तभी आप लोग आज विपक्ष में बैठे, क्योंकि आदिवासी बहुत निर्णायक भूमिका में रहते। ये आदिवासी वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ। सुनिए ना, सवाल यहाँ पे वोट किसको दिया या कौन छिटक के बात नहीं, सवाल ये उठता है क्या कांग्रेस सरकार के दौरान इतनी जो आदिवासियों के जो अधिकार है खत्म हुए क्या? 2.5 साल पहले की स्थिति आप देख लीजिए और 2.5 साल की स्थिति आप देख लीजिए। चुनाव आएंगे, चुनाव में जीत होगी, हार होगी, लेकिन क्या हार गए या हमें वोट नहीं मिला बोल के क्या हम आदिवासी वर्ग के अधिकारों की आवाज न उठाएं? और नरेंद्र मोदी जी तानाशाही करते रहे। आप विपक्ष में, आप उठाइए, आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है, आप बिल्कुल उठा सकते हैं आवाज। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह जी। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाई आप लोग दावा करते हैं आदिवासियों के हितैषी होने का, लेकिन यहाँ पर उनके जल जंगल और जमीन पर ही आप लोग डाका डाल रहे हैं। और भी कई गंभीर आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि एक वनवासी का नाम देकर उनकी पहचान आप लोग छीन रहे हैं। चलिए, सबसे पहले इस वनवासी शब्द पर मैं बात करूं। ये वनवासी शब्द को ना राहुल गांधी ने अभी बस्तर में जब गए थे तब बोला था, तब इनको याद नहीं आया। किसने कहा? राहुल गांधी ने। और किताब उठाकर देख लीजिए यदि गलत बोल रहा हूं। पहले कम से कम बोल रहे हो तो उस चीज को ये कर लीजिए। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए क्या करती है, कौन नौटंकी करती है, सिलसिलेवार बताता हूँ, सिलसिलेवार। आज छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री है तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, जिसको बनाती कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं तो जब संयुक्त मध्य प्रदेश भी था ना, एक बार इन्होंने कोशिश नहीं की कि किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दे। यदि राष्ट्रपति किसी को बनाते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती राष्ट्रपति मुर्मू को। उसके विरुद्ध में मतलब वो कैंडिडेट खड़े करते हैं कि आदिवासी महिला है तो उसको मतलब समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं। और मजे की बात, इनके लोकसभा में जब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे ना, सुधीर रंजन चौधरी मजाक उड़ाते थे राष्ट्रपत्नी करके। राष्ट्रपति यदि छत्तीसगढ़ में पहली महिला आदिवासी राज्यपाल अनुसुईया उइके को देती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती, धरातल में भी काम करती है, उनके अधिकारों से वंचित नहीं करती। और कैसे अधिकारों को छीनती है, इसका बेहतरीन उदाहरण देता हूं मैं। पूरे संविधान को तोड़ मरोड़ के ना
50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब बार बार बोला है। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में 72% आरक्षण किया। और इनको शर्म नहीं आती? 1% आदिवासियों के लिए ना, 1% आदिवासियों के लिए इन्होंने वृद्धि नहीं की थी, 1 भी परसेंट सबके में किया इन्होंने, लेकिन उसमें बस नहीं किया, किसमें? आदिवासियों के, ओबीसी के में किया, एससी के में किया, लेकिन आदिवासियों का एक। और ये बताएंगे कि आदिवासियों का मतलब ये हित करते हैं कि क्या करते हैं करके, हम जो करते हैं वो। और दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, 25 फरवरी 2023 को जब क्या कहते हैं प्रियंका गांधी आई थी, तब इन्होंने एयरपोर्ट से ना 2 किलोमीटर तक 6000 किलोग्राम फूल के लाइन बिछा दिए थे, वो कारपेट। और वहीं पर आदिवासी मुख्य वो था, कौन नेता इनका, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, उसके उसी दिन फोटो गायब कर दिए थे। ये बताएंगे आदिवासी के मान और सम्मान की बात, और जल जंगल जमीन की बात। और सबसे बड़ी बात है, आदिवासी हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया ना, उसको तो छत्तीसगढ़ में कल्पना से बात कर रहे हैं। ये आरोप है रविंद्र जी कांग्रेस का, जो आदिवासी नक्सल क्षेत्रों में थे और जिन्हें आदिवासियों को नक्सली बताकर जो अंदर डाल दिया गया, जो जेल में बंद हैं, उनका ये कहना है कि देखिए अब तो नक्सलवाद खत्म हुआ, उन्मूलन नीति आई, कई नक्सली आए और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो उनके साथ भी तो इंसाफ कीजिए। बिल्कुल कर रहे हैं इंसाफ। हाँ। और एक और बात, वो कह रहे हैं गंभीर आरोप लगाया, फर्जी आरोपों में उन्हें जेल में डाल दिया गया, इतना अत्याचार हुआ आदिवासियों के साथ, एकदम गलत आरोप है। जहां चाहे उसका ये हुआ, क्या कहते हैं, जो ये उसमें से जो छूटे। और कांग्रेस बता दे ना, कांग्रेस बताएगी क्या कौन निर्दोष आदिवासी नक्सली है, कि मतलब कौन दोषी है करके, उसके लिए टीम गठित है, वो बताएगी। कांग्रेस बताएगी क्या? कांग्रेस तो चाहती भी नहीं थी नक्सलवाद समाप्त हो छत्तीसगढ़ से, इन्हें बहुत दुख है नक्सलवाद के समाप्त होने का। और यही बस्तर के विकास के लिए एक क्रांति का द्वार खुलने वाला है, जहां से बस्तर का विकास होगा। इन्हें मतलब वो नहीं दिख रहा। और आदिवासी की बात करें, सरगुजा से 0, बस्तर से 0, क्यों भरोसा इन पे टूटा है? और क्यों भारतीय जनता पार्टी पे बार बार भरोसा आके रुकता है? क्योंकि अपमानित करते हैं। फूलो देवी नेताम को आप ये बता दीजिए, 2.5 साल जैसे कि अभी सरकार को हो गए, क्या किया आप लोगों ने आदिवासियों के लिए अभी तक? अपनी कोई उपलब्धि बता दीजिए बड़ी, क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। बता दीजिए कोई बड़ी उपलब्धि, दे दीजिए जवाब इनको। रविंद्र जी, मैंने तो आपको गिनाया, हम राष्ट्रपति बनाते हैं, हम राज्यपाल बनाते हैं, हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का बता दीजिए सर, छत्तीसगढ़ का, वो तो सब छोड़िए। क्या चीज का? प्रदेश में आपने आदिवासियों के लिए क्या लेकर आए? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जो कांग्रेस कभी नहीं कर सकी हो और आपने इतना बड़ा काम कर दिया? देखिए, बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी बात है आदिवासियों के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो बस्तर से नक्सलवाद का समाप्त। बिल्कुल ठीक है, बस्तर अब विकास की ओर जाएगा। ठीक है। हमने कभी भी ना आदिवासियों को छला नहीं। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी आदिवासी समाज के लिए? जनप्रतिनिधित्व किया है आपने एक आदिवासी को। ठीक है। चलिए लौट रहा हूं मैं आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी में। शर्मा जी, क्या ये माना जाए जिस तरह से आदिवासियों पर सियासत देखने को मिल रही है, 2028 चुनाव आने से पहले ही एक बार फिर आदिवासी सियासत के केंद्र में आ गए, एक बड़ी रणनीति बनाने जा रही है कांग्रेस, ताकि ये जो शिफ्ट हो गया था वोट बैंक, ये वापस कांग्रेस के पाले में आ जाए? 50 साल हो गए मुझे देखते हुए, हर सरकार, जिसकी भी सरकार आनी होती है, चुनाव आते हैं, उस वक्त आदिवासियों की बहुत याद आती है, हर पार्टी को बहुत याद आती है। इतना याद आती है ऐसा लगता है कि इनके बगैर ये जी नहीं सकते। देखिए, आदिवासी अपनी संस्कृति और अपने परंपरा पर जीता है, उसका जीवन उसी पर आधारित रहता है, अपने ढंग से ही जीता है। वो बाहरी दुनिया से उसका ज्यादा मतलब नहीं रहता, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला जीव है। जल जंगल जमीन से अपना जीवन चलाता है, जीवन यापन करता है, और वही जल जंगल जमीन जो है उनसे छीनने का प्रयास करके बेदखल किया गया, और वही कारण बना कि नक्सलियों की उत्पत्ति वहां हुई। पुराने समय में जाएंगे तो उसी लिए उत्पत्ति हुई। और सने सने जो है तात्कालिक मुख्यमंत्री जो भी थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया नक्सली मूवमेंट को, इसलिए जो है वो बढ़ता चला गया, और अंततः जो है अब उसका समाप्ति हुई ऐसा कहा जा रहा है। वैसे मैं नहीं मानता कि विचारधारा कभी खत्म होती है। विचारधारा तो हमेशा जिंदा रहती है, लोग खत्म होते हैं, विचारधारा जिंदा रहती है। वो कैसे रूप में, किस रूप में सामने आएगी, बात आएगी, वो अलग की बात है।
सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कौन सी सरकार है जिसने ईमानदारी से पेशा कानून को लागू करने का प्रयास किया? कांग्रेस के दौर में पेशा कानून लागू किया करके प्रचार हुआ, लेकिन आधा अधूरा। और पेशा कानून अगर लग जाए तो ये तो कोई राजनीति कर ही नहीं पाएंगे, कोई पार्टी वहां राजनीति नहीं कर पाएगी। पेशा कानून में क्या है, पंचायत अधिनियम बोलते हैं उसको, ग्राम सभा फैसला करती है हर बात का, आपका हस्तक्षेप है ही नहीं, सरकार का या अधिकारियों को कोई मायने ही नहीं रहेगा, उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, जो ग्राम सभा तय कर देगी वही होगा। लेकिन ग्राम सभाओं का क्या होता है साहब, उद्योग लगते हैं, जमीन लेने के लिए ग्राम सभाओं में क्या क्या किया जाता है, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है, बैठे हुए प्रवक्ताओं को भी मालूम है, किस तरह जोर जबरदस्ती के साथ एक तरफा फैसले करवाए जाते हैं। वो लागू नहीं हो रहा है। ग्राम सभा को गांव का मालिक माना गया है, आपको मैं बता दूं पेशा कानून में। और जो है लघु वनोपज हो, तेंदुपत्ता, इमली, शहद, बांस, छोटे तालाब, नदी, इन पर भी ग्रामीणों का अधिकार होता है। आपको बता दें, नदी और तालाब तक में जो है ग्रामीणों का अधिकार होगा, पेशा कानून अगर सही ढंग से लागू हो जाए तो। शराब दुकान खोलने बंद करने का निर्णय जो है वो ग्राम सभा करेगी, सरकार नहीं करेगी। सरकार कहीं भी बगैर ग्राम सभा के पूछे शराब दुकान नहीं खोल सकती। और बड़ी सीधी सीधी बात है कि बाहरी लोग आदिवासी जमीन खरीद नहीं सकेंगे आसानी से, सबसे बड़ी बात। तो उनका वहां घुसने का जो रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा। तो वो ग्राम सभा की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। देखिए, ये कानून जो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड में लागू है और हमारे छत्तीसगढ़ में लागू है, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में। नहीं, चुनाव और अगर ये ईमानदारी से अगर लागू हो जाए, शर्मा जी, ईमानदारी से लाती है लेकिन लागू नहीं किया जाता। हमने देखा है कोई भी राजनीतिक दल है आने से पहले ये दावे और वादे करता है कि हम पेशा कानून लेकर आएंगे, ये सुविधाएं आदिवासियों को दी जाएंगी, लेकिन बस वो जमीनी हकीकत वही जो आप बता रहे हैं। आदिवासियों की याद करने वाली ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां पेशा कानून लागू करने के प्रति जो है समर्पित क्यों नहीं है, ये प्रश्न खड़ा होता है। कांग्रेस ने कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाई, नहीं कर पाई या नहीं हुआ, जो भी कारण, अधिकारी नहीं चाहते, अधिकारियों को लगता है यार हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस क्षेत्र में, और ये तो क्रीम क्षेत्र है, पूरा आदिवासी इलाका, लूट का इलाका है, पूछ लेते हैं लूट का इलाका पूरा हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है सर, शर्मा जी आ रहा हूँ आपको। धनंजय जी, क्यों नहीं कर पाए थे आप? हितैषी होने का दावा कर रहे हैं जब आपकी सरकार रही, 5 साल तो सरकार आप लोगों ने चलाई ही थी अभी, और तब क्यों नहीं कर पाया? अब अगर हितैषी बन रहे हैं तो फिर क्या ही मतलब, जब आप कर सकते थे तब नहीं कर सके, विपक्ष में रहकर आरोप लगाना। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको जानकारी दूं, वरिष्ठ प्रवक्ता है बाबूलाल शर्मा जी, उनको पता है कि पेशा कानून कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था, और पूरे देश में जहां जहां पेशा कानून लागू है, जिन राज्यों में, वहां के जो सबसे अच्छे अधिकार हैं, उस कानून के जो सबसे अच्छे पार्ट हैं जिससे आदिवासी वर्ग को लाभ होता है, उन सारे चीजों को समाहित करके यहाँ पेशा कानून बनाया गया, और ग्राम सभा का अधिकार दिया गया, पंचायती राज का अधिकार दिया गया, और आदिवासी वर्ग के लिए बेहतर और अच्छा काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। उसी ग्राम सभा और पेशा कानून का अधिकार की हत्या विष्णु साय जी कर रहे हैं, उसी ग्राम सभा और पेशा कानून की हत्या नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और अडानी और अंबानी को, अंडारी जैसे उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, थोड़े से विद्वान प्रवक्ता तो है रविंद्र सिंह जी, पढ़ना लिखना चाहिए। इनके ही मित्र संगठन के नेता रहे हैं गुरु गोवलकर, वो 1952 में आदिवासी क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम बनाए, मतलब आदिवासियों को सबसे पहला कोई नाम बदलने का प्रयास किया तो आरएसएस है। वनवासी कल्याण आश्रम क्या कांग्रेस पार्टी का है कि कोई राजनीतिक दल का है? और आरएसएस के पुत्र संगठन माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, और अभी दिल्ली में आदिवासी समाज के कार्यक्रम ना कराकर वनवासी कार्यक्रम करवाए, और पूरे देश भर से आदिवासी नेताओं को, प्रमुखों को बुलाया गया, वहां अमित शाह ने वनवासी करके संबोधित किया, तो पूरे देश में तो आपत्ति अमित शाह जी की पुतला जलाया गया, आपत्ति जता विरोध किया गया। ठीक है, इस नाम पर तो आप आपत्ति जता रहे हैं, इस पर कोई आंदोलन आदिवासियों की तरफ से थोड़ी ना किया गया था, ये तो आप इसको मुद्दा बना रहे हैं कि ये इस तरह का नाम दिया जा रहा है, ये नाम रखा जा रहा है। भाई हम बात कर रहे हैं उनके हितों की, वो नाम चाहे जो भी हो, हमारा लक्ष्य ये है कि भाई उनके हितों को देखा जाए कि भाई कौन उनके हित में काम कर रहा है, ये सबसे अहम हो जाता है। आपको राजेश सोनी का नाम अगर बदल दिया जाएगा तो समर्थन करेंगे? सर क्या तर्क है भाई?
क्या इसमें विरोध किसने किया? मेरा सवाल ये, चलिए ठीक है, आप आप ये बताइए, अभी तक किसी आदिवासी ने विरोध किया क्या इसका? कुछ कहा जाएगा, समर्थन करेंगे क्या? आप ये बताइए, किसी आदिवासी ने विरोध किया क्या इसका आकर? कोई समाज आंदोलन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है? अच्छा, आपके ही मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग में, चाहे झारखंड में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चलिए रोक रहा हूं आपके पास। सर्व आदिवासी ने हमारे विरोध किया है। आप आपको जानकारी नहीं है, ये तो बहुत दुख का विषय है। चिल्लाने लग गए, देखो चिल्लाने लग गए, ठोकने लग गए। राहुल गांधी ने वनवासी बोला है, आदिवासियों को चिल्लाने लग गए, चिल्लाने लग गए। तो ये भी तो हो जाता है कि अगर राहुल गांधी वनवासी बोलते हैं तो तय कर लो। अरे नरेंद्र मोदी की जो संगठन आए थे, उसने वनवासी कहा, मोहन भागवत को बदलना चाहता है। गुरु गोलकर ने कहा वनवासी आश्रम को कांग्रेस इसको खदान तो नरेंद्र मोदी को बोले मोहन भागवत के खिलाफ कार्रवाई करे, वनवासी का कल्याण आश्रम को सील करे, आपके अनुसंधान छापा मार कार्रवाई करे। क्या गतिविधियां होती है? खदान देने के लिए नरेंद्र मोदी जी में क्षमता है, नरेंद्र मोदी जी में 56 इंची बनते हैं। चलिए विषय को नहीं, रविंद्र जी ये बताइए अगर कांग्रेस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही, ठीक, एक मिनट रविंद्र जी ये बताइए, आपको ये लगता है आपको ये लगता है कि आपने आदिवासियों के हित में बहुत काम किया? रुक जाइए, आपको यदि ये लगता है कि आपने आदिवासियों के हित में बहुत काम किए हैं तो फिर आपको चिंता की जरूरत ही नहीं है, फिर क्या वजह है? पर फिर कोई घबराने की जरूरत नहीं, आदिवासी आपके साथ हैं, आप उनके हित में काम करें, आप कांग्रेस चाहे कमेटी बनाए, उन्हें जोड़े, कुछ भी करे, यहाँ आपको टेंशन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप तो हितैषी हैं। बिल्कुल चिंता नहीं है राजेश जी, बिल्कुल चिंता नहीं। हमने आदिवासियों के हित के लिए काम किया और दिल्ली से जीतेंगे। भरमाल आदिवासी इनके समर्थन में नहीं आने वाले। यहाँ पर राजेश जी मैं दो बात कहना चाह रहा हूँ जी। राहुल गांधी जब बस्तर में आए ना तो आदिवासी नहीं बोला, वनवासी नहीं बोला, और कांग्रेस के प्रवक्ता वनवासी शब्द पे आपत्ति राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को दूसरी बात शर्मा जी आपके पास आऊंगा, आप दोनों मिनट। शर्मा जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया, क्या चुनाव से पहले कांग्रेस जिस तरह से आदिवासियों की बात कर रही है, ये एक डैमेज कंट्रोल की तैयारी, एक बड़ी रणनीति पर काम करने की कोशिश है? जल्दी से रुक जाइए। देखिए, कोई भी पार्टी हो वो आदिवासियों को इसलिए उठाती है, बात उठाती है, चुनाव के पहले हो या बीच में हो, कि वो आदिवासियों को ये महसूस कराना चाहती है कि हम आपके साथ हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में कोशिश करती है, आयोजन करती है, चाहे कांग्रेस करती है, तो कांग्रेस जो है वो इस वक्त इस आंदोलन के जरिए ये बताना चाहती है कि आदिवासी भाइयों हम आपके साथ हैं, जब कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ चलेंगे। ये मूल मुद्दा है बस। चलिए, यहां पर यही हो जाता है, यही वजह है कि चुनाव से पहले यानी कि 2028 से पहले ये जमावट शुरू हो गई। एक बड़ी रणनीति के साथ कांग्रेस भी आगे बढ़ने वाली है। अब देखना होगा कि आदिवासी समाज के मुद्दे वास्तव में चिंता का विषय है या फिर चुनाव से पहले ये सियासी जमीन तैयार की जा रही। क्या जल जंगल जमीन की यह लड़ाई समाधान तक पहुंचेगी या फिर आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगी? फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और आगे भी हम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।